हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है हमने सरल आवर्त गति जो चैप्टर थे उसे समाप्त कर लिया है। तो अब हम लास्ट चैप्टर जो यांत्रिक तरंगे हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे क्या क्या है। तो इस चैप्टर में आप देख रहे हैं कि दैनिक जीवन में कह रहा है अनेक प्रकार की तरंगों का अनुभव करते हैं। तरंगे हैं क्या एक्चुअल में, कह रहा है आसपास की बहुत सी वस्तुओं को देखने में जैसे प्रकाश तरंगों का प्रयोग होता है, प्रकाश भी तरंग है। दूसरे से वार्तालाप करते हैं, संगीत सुनते हैं तो ध्वनि तरंग है आदि हैं। और द्रव्य पदार्थों के अंदर भी कोई जो तरंग चलती है वो तरंग चलती है तो उस माध्यम के जो कण होते हैं वो अपनी जगह पर तो फिक्स होते हैं, लेकिन अगल बगल टकरा टकरा कर ऊर्जा और संवेग का क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे पानी की बहुत सारी ये बूंदें हैं, जैसे देख रहे हैं पानी के बहुत सारे कण हैं और ये पानी में ऐसे हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जब कंपन करना शुरू करते हैं तो पहले आगे जा करके इससे टकराते हैं और पुनः अपनी जगह वापस लौट आते हैं। तो ये आगे फिर ये वाला अगली वाली को ट्रांसफ़र करता है। ऊर्जा के इस तरह से ऐसे ट्रांसफ़र करते रहते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये जो है तरंगों का जो संचरण होता है वह ऊर्जा और संवेग के ट्रांसफ़र से होता है, ना कि पदार्थ के ट्रांसफ़र से होता है, ठीक है। अब ये जो तरंगें होती हैं मुख्यतः जो है 3 प्रकार की होती हैं। देखिए कौन कौन सी होती हैं मुख्यतः 3 प्रकार की। तो 3 प्रकार की तरंगें कौन सी हैं जरा देखते हैं। पहला हम जो पढ़ते रहते हैं यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक मतलब यंत्रों से उत्पन्न की जाने वाली। अब हमारी बॉडी में जो है वोकल ग्लैंड्स वो एक यंत्र है, तो उससे क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि तरंगे। आपने देखा होगा डीजे सुनते हैं, गाना सुनते हैं, सब कुछ वो ध्वनि तरंगे हैं उत्पन्न। तो इनके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के नहीं चल सकते। या तो हवा हो या पानी हो या कोई भी मीडियम हो, चाहे लोहा ही क्यों ना हो। देखिए भूकंप एक तरंग है, वो भी देखिए ठोस के अंदर पृथ्वी के अंदर चलती हुई चली जाती है। देखिए जल की सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंगे, पानी देखा होगा इस तरह से आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। ये सब यांत्रिक तरंगे हैं, ठीक है। फिर देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जो, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रकाश के साथ में हम बात करते हैं गामा। ये देख सकते हैं कौन कौन सी तरंगे होती हैं, गामा, एक्सरेज, अल्ट्रा वायलेट, और जो देखते हैं विजुअल। विजुअल में कौन कौन से आते हैं, आपने देखा विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। फिर इसके बाद आई इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव, ठीक है। इतने सारे जो वेव होते हैं ये कौन है, ये हमारे आपके ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, इसे हम गामा कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें आदि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये अंतरिक्ष में भी चले जाते हैं कि हाँ वहाँ निर्वात होता है, निर्वात मतलब वहाँ हवा नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, फिर भी वो चली जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह। फिर अगला लास्ट हमारा है द्रव्य तरंगे। द्रव्य तरंगे अभी जल्दी इसकी खोज हुई है, इसके बारे में लोगों को पता नहीं था। द्रव्य तरंगे जैसे इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास डुअल नेचर होता है, द्वैती प्रकृति होती है। इलेक्ट्रॉन कण भी है और क्या है, तरंग भी है। इसी प्रकार से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु आदि से जो जुड़े हुए तरंगे होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव्य तरंगे कहते हैं, क्योंकि ये पदार्थ का निर्माण करती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये तरंगों के रूप में भी चलती हैं। तो इनके चलने से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं द्रव्य तरंगे। देखिए डे ब्रॉगली ने कहा था कि जो लैम्डा है, लैम्डा बराबर H/mb, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, ये अगले साल फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। तो H/mb यानी द्रव्यमान होगा अगर इलेक्ट्रॉन में तो उसका कुछ तरंग दैर्ध्य होगा, तरंग दैर्ध्य जिससे होगा उसे हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं, ठीक है। अब यांत्रिक तरंगे होती क्या है जरा उसे देख लेते हैं। तो यांत्रिक तरंगे क्या है, जब किसी माध्यम में आप जानते हैं कोई, आप देखते हैं कि कोई जल है, जल में पत्थर फेंकते हैं तो उसके चारों तरफ क्या निकलता है, आप देखते हैं कि लहरें निकलनी शुरू हो जाती हैं, लहरें फैलने चलनी शुरू हो जाती हैं। एक निश्चित चाल से क्या करती हैं, आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं, ये आगे की तरफ क्या करती हैं, बढ़ती हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, ये हलचल है। ये हलचल, हलचल मतलब विक्षोभ, विक्षोभ मतलब डिस्टर्बेंस। ये डिस्टर्ब हो गई पानी तो ये आगे की तरफ, वही डिस्टर्बेंस आगे की तरफ बढ़ने लगता है। इस बढ़ने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं, ठीक है। इसी उत्पन्न विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस को ही हम क्या कहते हैं, डिस्टर्बेंस इसे कहते हैं, डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस, यही डिस्टर्बेंस क्या कहलाती है, तरंग कहलाती है, ठीक है। और अपने मेन पोजीशन से कभी इधर कभी उधर या ऊपर या नीचे कहीं भी ये मूव करती रहती है, ठीक है। तो इस तरह से सीमित गति करती है। उसके बाद दूसरा कण है तो उसके रेंज में ये आगे नहीं जाती, फिर उससे टकरा करके फिर वापस क्या होती है, इधर लौट के आ जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि सीमित गति करती है और किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ जो है वही बिना अपना स्वरूप बदलें एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है और गतिज ऊर्जा और संवेग का संचरण, संचरण मतलब आगे ट्रांसफर करता है।
है, ठीक है, जिसके कारण इधर उधर गति होती है, इसे कहते हैं यांत्रिक तरंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या है कि यांत्रिक तरंगों के चलने के लिए मीडियम में दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कौन कौन सी? माध्यम की प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, और जड़त्व के गुण। अगर माध्यम में आपने पत्थर फेंका और पानी वापस वहाँ पर लौट के ना आए, मतलब वहाँ खाली जगह रह जाए, तो क्या वो तरंगे बढ़ेंगी? नहीं बढ़ेंगी, तो दौड़ के चली जाती हैं तुरंत, यहाँ पानी इधर की तरफ आती है उस जगह को भरने के लिए, यानी उस मतलब अपनी जो है फिर से वो प्लेन होने के लिए। जड़त्व क्या है? वो तब तक आती रहती हैं जब तक, देखिए आती रहती है तो आती ही रहती हैं, मतलब तब देखते हैं पानी जब पत्थर गिरता है तो वहाँ पानी का लेवल ऊंचा हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद तो आप देखते हैं इस तरह से, फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, जब आते आते बहुत ऊंचा हो जाता है फिर वापस जाने लगती हैं, ठीक है। तो ये जब मतलब गति करती हैं पदार्थ, इसमें जो है लिक्विड या पानी, तो ये चलती ही रहती हैं, फिर थोड़ी देर बाद जब रुकती हैं तो मतलब रुकती नहीं है, इतना आसानी से रुकती नहीं है, तो ये क्या है? अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं, तो इसे हम कहते हैं जड़त्व का गुण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यांत्रिक तरंगों के प्रकार। यांत्रिक तरंगों के दो प्रकार होते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? आपने देखा होगा, बचपन से पढ़ा है कि जब तरंगे, जैसे रस्सी हमने बांध दी है तो ऐसे इस तरह से जमीन बांध दी है दीवार में, तो क्या होता है, तरंगों के यहाँ पर एक रुमाल बांधे तो देखिए रुमाल ऊपर नीचे कंपन करता रहेगा, ठीक है, लेकिन लगेगा कि रस्सी आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ये तरंग के चलने की दिशा के लंबवत दिशा में क्या करते हैं? कंपन करते हैं माध्यम के कण, तो ऐसे तरंग को हम क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। और देखो सबसे उच्चतम बिंदु को हम क्या कहते हैं? उच्चतम बिंदु को हम श्रृंग कहते हैं, और निम्नतम बिंदु को हम क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं, ठीक है। और एक श्रृंग से श्रृंग तक की दूरी या गर्त से गर्त तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? या आप जानते हैं एक श्रृंग और एक गर्त मिलकर के क्या बना देते हैं? तो हम कहेंगे कि ये एक तरंग का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं, हमारा दूसरा है अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे वो होती हैं, जैसे अब कहा कि स्प्रिंग है, खींच करके हमने उसे छोड़ दिया, देखिए स्प्रिंग है तो उसे हम क्या कर दें? खींच करके छोड़ दें ऐसे, मतलब तो देखिए स्प्रिंग है, इस तरह से स्प्रिंग है, बहुत पास पास है, फिर देखिए दूर दूर है, फिर पास पास है, तो खींच करके छोड़ देते हैं। तो कुछ जगहों पर क्या होता है, आप देखेंगी कि बहुत पास पास होते हैं, अब तरंग किधर चलते हैं? जब खींच के छोड़ देते हैं तो इधर उधर ही गति करते हैं, और तरंग भी क्या होता है? इधर उधर ही चलती है। तो जब माध्यम के कण क्या होते हैं, तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश ही कंपन करें, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। और इसमें देखिए जब कण बहुत पास पास हो तो उसे क्या कहते हैं? कंप्रेशन यानी संपीडन, और जब दूर दूर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विरलन। विरलन मतलब बिरल बिरल दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता चला कि ये दो फॉर्मेट में चलती हैं, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के टर्म में चलती हैं, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो देखते हैं, हमने बचपन से पढ़ा है कि तरंगों से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं। तो देखिए आयाम, आयाम, तो देखिए ये पहले एक रस्सी, ऐसे आप देख रहे होंगे कि एक रस्सी टाइप का ऐसे है, इसको जब हम खींच करके छोड़ते हैं तो देखिए इस तरह से कंपन करने लगता है। तो अधिकतम कितना विस्थापन होता है? ये अधिकतम विस्थापन जो ए देश से डिनोट किया गया है, यही इसका आयाम होता है। अपने साम्य स्थिति मिड पॉइंट से ऊपर अधिकतम या नीचे कितना अधिकतम वो क्या हो रहा है? गति करती है। इस तरह से कैसे गति करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? आयाम या एम्पलीट्यूड कहते हैं। बातें समझ में आ गई होंगी। अगला टॉपिक है हमारा, क्या कह रहा है कि आवर्तकाल, ठीक है, आवर्तकाल। तो आप देखेंगे इसी चित्र को देखिए ध्यानपूर्वक, या यहाँ पर हम देख लेते हैं कि देखिए आवर्तकाल होता क्या है। तो आवर्तकाल ये है, जैसे ये कंपन किया है इसने, ऐसे किया, ऐसे, और इस तरह से ये करता हुआ जा रहा है। तो देखिए एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, ये पूरा कंप्लीट मिला के एक क्या होता है? तरंग होता है, एक तरंग। और एक तरंग को कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल, ठीक है। आवर्तकाल के बाद देखिए आवृत्ति आएगा, तो एक सेकंड में कितने कंपन करेगा? तो आप देख रहे हैं एक सेकंड में देखिए कितने कंपन कर रहा है, तो कहोगे एक तो कंप्लीट हो गया ये, फिर उसके बाद ये दूसरा हो गया, और ये कितना हो गया? तीसरा हो गया। अब तीसरे के बाद थोड़ा सा जा रहा, तो देखिए हम इसे छोड़ दे, छोटे लास्ट वाले को हम कह रहे हैं ये 3 कंपन कंप्लीट कर रहा है, यानी पर सेकंड कंपनों की संख्या कितनी है? तो उसे हम क्या कहते हैं? हम आवृत्ति कहते हैं, एक सेकंड में कितने कंपन हुए, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर कला की बात कर रहा है, अभी हमने तरंगदैर्घ्य की बात नहीं की है, तरंगदैर्घ्य पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा तरंगदैर्घ्य, तो देखिए यही जो एक पूरा तरंग होता है ना, इसकी पूरी लंबाई को हम क्या कहते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं, इसका मात्रक मीटर होता है। अब कला की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कला है क्या? तो हम बात कर लेते हैं कला के बारे में। तो देखते हैं ये जो हमको चित्र में दिखाई दे रहा है यहाँ पर,
देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर कण उठेगा तो किधर की तरफ उठ रहा है, ऊपर की तरफ, यहाँ से समांतर हो रहा है, यहाँ से किधर की तरफ, नीचे की तरफ। तो बार बार ये एंगल बना रहा है, किससे बना रहा है, देखिए इससे, इस अक्ष से कुछ कोण बनाता जा रहा है, देखिए इस अक्ष से कुछ कोण बनाता जा रहा है। ये जो कोण होता है इसी को हम क्या कहते हैं, कला कहते हैं, ठीक है। यानी कण के कंपन की दिशा को जो प्रदर्शित करे उसे हम क्या कहते हैं, कला कहते हैं, ठीक है। और दो कणों के बीच की जो दूरी होती है उनमें कुछ कोण में अंतर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कलांतर कहते हैं। तो बाकी अगला हेडिंग हमारा है आवृत्ति, चाल तथा तरंगदैर्ध्य में संबंध। तो इसको हम आपको अगले टॉपिक में समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।